हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब सान और कार्लॉन का एक फ़ोटो वायरल हो जाता है जिसमें कार्लॉन के मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड को खोजने की तैयारी लगभग सारा सोशल मीडिया कर रहा था और इस वक्त वो दोनों ट्रेंड कर रहे थे। अब उसके आगे जान और कार्लॉन वहीं खड़े रह जाते हैं जैसे ही डायरेक्टर वहाँ से जाता है। उसके बाद फैंशिंग भी वहीं खड़ी हुई थी जो जान को ही देख रही थी। वो बात अलग है कि वो हेल्पलेस थी लेकिन कहीं ना कहीं जान से थोड़ी सी नाराज़ भी थी। फैंशिंग के बगल में यूजिन खड़ा हुआ था, वो भी जान और कार्लॉन को देख रहा था। कार्लॉन की मैनेजर भी वहाँ खड़ी हुई थी और साथ ही कुछ प्रोडक्शन वाले लोग भी खड़े हुए थे जो उन दोनों को देख रहे थे। जान का चेहरा पूरी तरीके से परेशानी से घिरा हुआ था, वहीं कार्लॉन सिर्फ जान को देख रही थी। कुछ देर तक वहाँ ऐसे ही शांति रहती है। उसके बाद यूजिन ने कहा, कम ऑन गाइस, अब इतना सोचने का समय नहीं है। डायरेक्टर ऑलरेडी हमें अल्टीमेटम दे चुके हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयार हो जाओ। जान, तुम्हें पता है ना थीम क्या है? जान ने सिर्फ बेमन से नोट किया। उसके बाद फैंशिंग ने कहा, अगर पता है तो जाओ अपने ग्रीन रूम में और तैयार हो। तुम्हारा डिज़ाइनर, तुम्हारा हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट सब लोग वहाँ हैं। ऑलरेडी सब लोग आ चुके हैं, तो गो। अब ये यहाँ इस तरीके से खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। फैंशिंग की आवाज़ में नाराज़गी थी और जान सिर्फ हेल्पलेस आई से फैंशिंग की तरफ देखने लगा। उसके बाद उसने अपनी मुट्ठियों को बांधा, कार्लॉन की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वो वहाँ से जा चुका था। कार्लॉन की मैनेजर उसके बगल में आई, उसके कानों में कुछ कहा। अब कार्लॉन की मैनेजर और वो लोग भी अपने ग्रीन रूम में जा चुके थे क्योंकि लगभग 1 घंटे के बाद शूट शुरू होना है। जान ग्रीन रूम में बैठा हुआ था लेकिन उसके हाथ उसके मोबाइल पर चल रहा था। वो इबो को कॉल करे या ना करे यही सोच रहा था। वैसे इस तरीके की फोटोग्राफ ऑलरेडी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है तो लोगों तक पहुंच ही गई होगी और अब जान को थोड़ा सा डर लग रहा था। पता नहीं इबो क्या कहेगा या क्या सोचेगा। ऊपर से हेडलाइंस भी इतनी ज़्यादा अजीब हैं, मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड, लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और न जाने क्या क्या। जान अपने ख्यालों में ही था, तभी एक मैसेज उसे पॉपअप होता है। जान ने देखा तो एक नहीं न जाने कितने सारे मैसेज पॉपअप हो चुके थे। वो जी, जियांग, जू चैंग, यहाँ तक कि वैनिंग और ने हुसैन ने भी यही पूछा था, क्या जान ये तुम हो? जान ने लगभग अपना सर पीट लिया। उसके बाद उसने जी की चैट खोली और उसने कहा, जी ने कहा, डोंट टेल मी, मुझे पता है ये तुम हो, मना करने की कोशिश भी मत करना। जान ने टाइप करते हुए लिखा, हाँ ये मैं ही हूँ। जी ने कहा, फक डैम इट, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम सच में उसके मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड बनना चाह रहे हो? अगर तुम्हारे हस्बैंड को पता चला ना तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तुम्हें पता नहीं है वो सच में बहुत कोल्ड है, रूथलेस है और उससे भी ज़्यादा वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। यकीन मानो, मैं जानती हूँ। ये कहते हुए जी हंसने लगी। जान ने तुरंत रिप्लाई किया, जी आई एम डूम्ड। जी ने कहा, ऑफ कोर्स यू आर बेबी, तुम्हें किसने कहा था वहाँ इस तरीके से जाने के लिए? क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? किसी कैफे में किसी स्टार के साथ नहीं जाना चाहिए, और वो तो इतनी बड़ी स्टार है, उसके पीछे पेपराजी हर जगह घूमती है। माय लिटिल बेबी, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा हस्बैंड सच में तुम्हें मर्सीलेसली क्लेम करेगा जब तक कि तुम फेंट नहीं हो जाते। वो तो शुक्र करो कि तुम अभी अंडर एज हो और उसने तुम्हें टच नहीं किया है, अदरवाइज मैं कह नहीं सकती कि वो तुम्हारे साथ क्या करता। ये कहते हुए जी ने बहुत सारे इमोजीज भेज दिए थे। जान का पूरा चेहरा रेड हो गया क्योंकि वो समझ गया था जी क्या कह रही है। जान ने कहा, जी यू सच में शेमलेस हो तुम? जी ने कहा, मैं शेमलेस नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। खैर छोड़ो, अभी बताओ इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? जान ने कहा, मुझे खुद नहीं पता, मैं गाको को मैसेज करूँ, कॉल करूँ, क्या करूँ? मेरी हेल्प करो ना। जी ने कहा, कम ऑन, तुमने अभी तक उसे मैसेज नहीं किया? और तुम्हारी छोड़ो, क्या उसे अभी तक पता नहीं चला जो उसका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया? हाँ, हो भी सकता है। वैसे सोशल मीडिया तुम्हारा हस्बैंड चलाता है? जान ने कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जी अगर गाने देख लिया होता तो कॉल करते ना, आई मीन मैसेज तो करते, या फिर वो गुस्सा हो गए होंगे। जी ने कहा, इतना ज़्यादा सोच क्यों रहे हो सकता है उसने देखा ही ना हो, तो बेहतर होगा किसी और से उसे पता चले, इससे पहले तुम्हें बता दो उसे। जान ने कहा, आर यू श्योर? जी ने कहा, ट्रस्ट मी, इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। उसे मैसेज करो, कॉल करो और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो। कह दो उसे कि तुम वहाँ सिर्फ काम से गए थे, बाकी अगर इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव मोटिव है तो तुम वो मुझे बता सकते हो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। वैसे भी सब जानते हैं सारे स्टार्स में से तुम सिर्फ कार्लॉन को पसंद करते हो। जान ने कहा, जी ऐसा कुछ नहीं है। उसने बहुत सारे गुस्से वाले इमोजीज भेज दिए थे और इसके रिप्लाई में सिर्फ जी के हंसने वाले इमोजीज आते हैं। फाइनली जान ने अपने आप को मनाते हुए ईबो का चैट बॉक्स खोला। उसने सोचा कि कॉल करने से बेहतर है चैट ही की जाए, इसीलिए उसने मैसेज सेंड किया, हाय का। कुछ देर तक इंतजार किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस बीच में उसकी हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस डिज़ाइनर भी ड्रेस लेकर आ गया था। जान अपनी आस में था कि ईबो से मैसेज करेगा, लेकिन वक्त काफ़ी लंबा गुजर जाता है लेकिन ईबो का जवाब नहीं आता। जान फिर मैसेज टाइप करके भेजता है, गा आर यू देयर, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डिस्कस यू।
लेकिन वापस कोई जवाब नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त कार्लॉन की ड्रेसिंग रूम में उसकी मैनेजर उसके बगल में खड़ी हुई थी। उसका हेयर स्टाइलिस्ट भी उसकी हेयर को स्टाइल कर रहा था, मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रहा था और उसका मैनेजर वहीं खड़ा हुआ था। कार्लॉन ने कहा, क्या तुम सब लोग मुझे ऐसे ही देखने वाले हो? मैं कुछ देर तक आराम करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ बाहर चले जाओ। मैनेजर ने कहा, सीरियसली तुम ये चाहती हो? ये सब गड़बड़ करने की जरूरत क्या थी कार्लॉन? एटलीस्ट मैं तुमसे पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, कार्लॉन ने घूर कर कहा, मैंने कहा सब के सब बाहर जाओ। कार्लॉन का ऐसा गुस्सा सुनकर फाइनली सब लोग वहाँ से जा चुके थे, सिवाय कार्लॉन की मेकअप आर्टिस्ट को छोड़कर, जिसका नाम मिया था। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं। कार्लॉन ने कहा, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये कहते हुए वो अपनी चेयर पर बैठ गई थी। मिया ने कार्लॉन का मस्कारा ठीक करते हुए कहा, डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ कि ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक था, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। जैसे ही मिया ने ये कहा, एक कार्लॉन ने घूर कर मिया की तरफ देखा। मिया ने कहा, ये तूने जानबूझ कर किया ना? कार्लॉन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ हो गया। मिया ने कहा, हो रहने दो, तुम बेवकूफ़ दुनिया को बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं जानती हूँ तुम उसके अंदर किसको देख रही हो। कार्लॉन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हुए वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंगली खड़ी हो चुकी थी। मिया ने कहा, उस बच्चे के साथ मत खेलो, वो छोटा है, और वो भी बड़ी बात, वो नहीं है जिसे तुम समझ रही हो। कार्लॉन ने कहा, मैं उसे वो नहीं समझ रही हूँ। मिया ने कहा, सच में उसका फेस उससे मिलता है और तुम ये बात जानती हो, इसीलिए तुम उसे पाना चाहती हो ना? कार्लॉन ने कहा, मैं उसे क्यों पाना चाहूँगी? वो बहुत छोटा है, वो मेरे बराबरी का नहीं है। मिया ने कहा, अगर नहीं है तो इतना क्लोज क्यों जाना चाह रही हो उससे? मैंने देखा है कि तुम किस तरीके से उसे देखती हो, लेकिन ट्रस्ट मी, यकीन मानो, तुम्हें चोट लग जाएगी अगर तुम उसके सरा से भी करीब गई। मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या चीज़ है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो उसे ऐसा लगता है बहुत गार्ड कर रहा है कोई शख्स। हर वक्त तुमने देखा नहीं उसके आसपास कितने सारे लोग रहते हैं, स्पेशली वो फ्रेंडशिप, वो उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, और वो ही इतनी प्रोटेक्टिव है तो सोचो उसका अपर हैंड कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा, उसके फादर। लेकिन इससे आगे मिया कुछ कहती। कार्लॉन ने कहा, उसके पेरेंट्स नहीं हैं। मिया ने कहा, क्या? कार्लॉन ने कहा, हाँ, उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो चुका है। वो शाओ फैमिली है ना? एक मिया ने कहा, शाओ फैमिली? कार्लॉन ने कहा, हाँ, वही बिगेस्ट शाओ फैमिली जिसका इतिहास अब इतिहास में रह गया है, वो उन्हीं का बेटा है। मिया का एकदम से जैसे पूरी तरीके से सेंस हिल चुका था। उसने कहा, हो माय गॉड, वो तो बहुत बड़ी फैमिली है। तो अब तो और ज़्यादा साफ हो चुका है, उसके करीब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कार्लॉन, प्लीज़, वरना तुम हर्ट हो जाओगी। कार्लॉन ने कहा, एक बार मैंने किसी को हर्ट किया था, अगर अब कोई मुझे हर्ट कर देता है तो हिसाब बराबर हो जाएगा ना, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ एटलीस्ट इसके साथ तो। जैसे ही कार्लॉन ने कहा, मिया ने सिर्फ घूर कर कार्लॉन की तरफ देखा, फिर मेकअप ब्रश को वहाँ रखते हुए कहा, चॉइस इज योर्स, वैसे मुझे पता है तुम हर्ट ही होंगी। ये कहते हुए वो उस रूम को छोड़कर जा चुकी थी और कार्लॉन उस पूरे कमरे में अकेली खड़ी हुई थी। अब लगभग 1 घंटे के बाद जान और कार्लॉन शूट के लिए तैयार हो चुके थे। लोकेशन इस बार बहुत ज़्यादा डार्क रखी गई थी, या यूँ कहो कम्प्लीटली इरोटिक रखी गई थी। ब्लैक और रेड का ऐसा कॉम्बिनेशन था जो देखने में बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहा था, बहुत रोमांटिक वाइब आ रही थी, जैसे किसी इरोटिक मूवी के या नॉवल के सीन में पहुँच गए हों। डायरेक्टर ने कहा, तुम दोनों समझ गए हो ना कि तुम दोनों को क्या करना है? कार्लॉन और जान ने सिर्फ नोट किया। इसके बाद डायरेक्टर ने कहा, ठीक है, तो हम बैट से शुरू करेंगे। जान ने कहा, बैट से? लेकिन इससे पहले कि जान कुछ भी कहता, डायरेक्टर ने कहा, हाँ, स्क्रिप्ट में थोड़े से चेंजेस हैं, हम लोग बैट से शुरू करते हुए बैल्कनी तक जाएंगे और बैल्कनी के बाद हम लोग एक हॉट शावर में भी शूट करेंगे। जान एकदम से स्टिफ हो गया, उसने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। डायरेक्टर ने कहा, सॉरी बेबी, पर तुम्हें करना पड़ेगा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट को लगभग ब्रीच किया है और अब तुम्हारे पर कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी ना लगे, इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स, अदरवाइज याद रखना, तुम्हारा ये फर्स्ट परफॉर्मेंस है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ से अगर तुम्हारी इमेज खराब होनी शुरू हुई ना तो तुम कहीं काम नहीं कर पाओगे। सोच लो, चॉइस इज योर्स, और मैं तुम्हें अश्योरेंस देता हूँ ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं होगा जो तुम्हें ऑकवर्ड फील कराएगा। बहुत ही कंट्रोल में चीज़ें होंगी, लेकिन सिर्फ बस एक पैशनेट वाइब दिखाई देनी चाहिए तुम लोगों के अंदर, ताकि जो हमारी थीम है अंडर ब्रीथ, वो तुम दोनों के कपल के अंदर से उभर कर बाहर आए। बस इतना सा काम कर दो, इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। और आज की आज मुझे कम से कम 2 ऐसे फोटोग्राफ्स चाहिए जिससे मैं कल लॉन्च कर सकूँ, और आज के लिए सिर्फ इतना ही हम कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो और कोऑपरेट करने की कोशिश करो। डायरेक्टर की आवाज़ के अंदर उसकी प्लीट साफ सुनाई दे रही थी। जान अपनी जगह पर स्टिफ था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये सारे चेंजेस जो हुए थे और जो कुछ आगे होने वाला है। वो डर रहा था और उसका ये डर कहीं ना कहीं टेंशन भाप गई थी। वो भी जान के पास आकर कहने लगी, तुम अनकम्फर्टेबल हो? जान ने लगभग अपनी अटकती हुई आवाज़ में कहा, ऑफ कोर्स मैं अनकम्फर्टेबल हूँ फेंशिंग ने कहा, क्या तुम नहीं करना चाहते? जान एकदम से और ज़्यादा शॉक हो गया और वो बस फेंशिंग की तरफ देखने लगा। फेंशिंग ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? अगर तुम नहीं करना चाहते तो हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हैं और पेनल्टी भर देंगे। चॉइस इज योर्स। जान ने कहा, लेकिन ये तो गलत होगा ना, डायरेक्टर की मेहनत लगी हुई है और डायरेक्टर के साथ साथ बहुत सारे लोगों की मेहनत है। अगर हमने ये नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, उनका लॉन्च बहुत आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये तो गलत होगा ना। फेंशिंग ने कहा, तो तुम क्या करना चाहते हो? जान ने कहा,
मैं कहाँ से परमिशन लेना चाहता हूँ, तो मैं उन्हें कॉल करूँ? फैंशिंग ने कहा, क्या तुम्हारी अभी तक उनसे कोई भी बात हुई है इस जो भी ये चल रहा है सोशल मीडिया पर उसको लेकर? जहान ने कहा, नो, का ने कोई मैसेज नहीं किया। फैंशिंग ने कहा, कॉल करो उसे, हो सकता है वो मीटिंग में हो या कहीं बिजी हो, कम ऑन उसे कॉल करो। जहान ने कहा, ठीक है मैम, मैं कॉल करता हूँ, तुम यहीं रुको। ये कहते हुए जहान वहीं साइड में जा चुका था फ़ोन लगाते हुए ईबो को। पर जैसे ही कॉल लगाया गया, सामने से जवाब आता है, द पर्सन यू हैव कॉल इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। जहान ने न जाने कितने सारे कॉल लगाए, लेकिन हर बार जवाब यही आया, या तो ये जवाब आया कि फ़ोन स्विच ऑफ है, या फिर ये आया पर्सन नॉट रीचेबल है। जहान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे सच में डर भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, और कहीं ना कहीं बहुत खालीपन महसूस हो रहा था, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी थी। जहान को ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ स्टक हो गया है, एक डिसीजन लेना है, लेकिन डिसीजन वो कैसे ले, उसका सिक्स सेंस इस वक्त कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी कार्लन जहान के पास आती है। कार्लन ने कहा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? जहान ने कहा, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। ये कहते हुए उसे नजर चुराने लगा। कार्लन समझ गई थी कि जहान अनकंफर्टेबल है, इसीलिए उसने अपनी बहुत पोलाइट वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहा, आई एम सॉरी, लिसन, आई एम रियली सॉरी। जहान ने कहा, तुम सॉरी क्यों कह रही हो? कार्लन ने कहा, ये सब कुछ मेरी ही गलती है, अगर मैं तुम्हें ना लेकर जाती तो ये सब कुछ नहीं होता, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। ये कहते हुए कार्लन ने अपना सर झुका लिया। जहान एकदम से शॉक हो गया था कार्लन को इस तरीके से लगभग ब्रेक होते हुए देखकर। उसने कहा, हे सॉरी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा होता रहता है, आप एक स्टार हैं और मुझे समझना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, आप इतना टेंशन मत लीजिए। कार्लन ने कहा, मुझे पता है मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, इसीलिए आज मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, एक भी ऐसा शख्स नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं, कोई भी मेरे साथ नहीं है। मैंने सोचा तुम्हारे साथ जाऊंगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी, तो लेकिन देखो फिर वही सब कुछ हुआ मेरे साथ, तुम्हें भी सबके बीच में घसीट लिया गया। आई एम सॉरी, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जहान ने कहा, कार्लन इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्या ये सब कुछ तुम्हारे साथ हमेशा होता है? कार्लन ने कहा, हाँ हमेशा, इसीलिए मेरे पास अब कोई फ्रेंड नहीं बचा। ठीक है, तो ये कार्लन की आवाज़ में एक दर्द सुनाई दे रहा था, और जहान कहीं ना कहीं फील कर सकता था। उसे कार्लन के लिए बुरा भी लग रहा था, पर खुद भी डर लग रहा था, इसीलिए उसने सिर्फ कार्लन से कहा, कोई बात नहीं कार्लन, अब जो हो गया सो हो गया, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन तभी जहान से पहले कुछ कहता उसे एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। जहान ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, अब मुझे भी ये मैसेज देखना होगा, हम थोड़ी देर बात करते हैं। ये कहते हुए जहान अपना फ़ोन लेकर वहीं आगे जा चुका था। वहीं कार्लन अपनी इंटेंस आंखों से जहान की तरफ देख रही थी। कार्लन ने बाहर आकर देखा तो ईबो का मैसेज था। जैसे ही ये चीज़ उसके मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होती है, उसने तुरंत खोलकर मैसेज को चेक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैसेज उसने पढ़ा उसने लगभग जहान का पूरी बॉडी को स्टिफ कर दिया। उस मैसेज में लिखा हुआ था, हे हाय देयर, करंटली आई एम फ्लाइंग फॉर इटली, वी आर कॉल लेटर, ओके। ये कहते के साथ मैसेज खत्म हो गया। जहान ने इस मैसेज को 2 से 3 बार पढ़ा, लेकिन हर बार शब्द यही थे, सिर्फ इतना कि वो इटली के लिए जा रहा है, ना कोई कॉल, ना कोई बात, ना ये बताना, ना ये पूछना कि जहान ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या गा को पता नहीं है। ये सारे सवाल जहान के दिमाग में चल रहे थे, और अगर पता नहीं भी है तो उसे ये तो पता है ना कि जहान शूट पर है, तो कम से कम उसे कॉल करके बताना चाहिए। जहान का फ़ोन तो उसके हाथ में ही था ना, और कितने सारे मैसेजेस भी सेंड किए थे जहान ने, ईबो ने देखा तो होगा ना। जहान कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईबो का ये रूड बिहेवियर उसे हर्ट कर गया था, बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया था। ईबो ऐसे डिसीजन ले सकता है, पहले नहीं देता, समझ में आता था जहान को, लेकिन अब तो वो दोनों करीब है ना, तो एटलीस्ट ईबो जो कुछ भी कर रहा है वो एक बार जहान को बताना तो चाहिए। जहान लगभग अपनी जगह पर खो गया था, उसे बहुत खाली महसूस हो रहा था, और इस स्टेज पर जहाँ उसे सच में ईबो की ज़रूरत थी, वहाँ ईबो नहीं था उसके पास, इसीलिए वो अपने आप को बहुत खोया हुआ महसूस कर रहा था। वो ना जाने कितनी देर तक वहाँ खड़ा रहता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम गई थी। तभी यूजिन की आवाज़ आती है, जहान आर यू रेडी, सेट तैयार हो चुका है, क्या सोचा है तुमने? जहान ने कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ, जस्ट 5 मिनट, ओके। यूजिन ने कहा, ओके चैम्प, वी आर वेटिंग फॉर यू, पूरी टीम तुम्हारा वेट कर रही है, कम ऑन। ये कहते हुए यूजिन ने एक बहुत सॉफ्ट सी स्माइल दी। जहान उस स्माइल में जैसे मेल्ट हो गया था। उसने कहा, ओके मैं आता हूँ। इसके बाद यूजिन वहाँ से जा चुका था। जहान उसी जगह पर खड़ा रहा, और उसके बाद उसने उस पूरे जगह पर देखा जहाँ जाने कितने सारे लोग काम कर रहे थे। सेट को तैयार किया जा रहा था, कैमरामैन अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए थे, स्पॉटलाइट्स, रिंग लाइट्स, और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ काम कर रहे थे। अब यहाँ से जहान के पास सिर्फ 2 ही विजन थे, या 2 ही ऑप्शन थे। पहला, वो सिंपली मना कर अपने घर जा सकता है, और उसके पास इतना पैसा है कि वो आराम से पेनल्टी को पे कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरा ऑप्शन, ये सारी लोगों की मेहनत थी, जो एक मना करने से सब बर्बाद हो जाएगी। एक कंपनी का एक प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं। ये सारे लोग आशा जहान की एक हाँ या ना पर टिके हुए हैं, और अगर जहान मना कर देता है तो सच में अनप्रोफेशनल तो होगा ही, साथ में इन सभी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बेईमान भी हो जाएगा। और जहान ये ऐसा नहीं कर सकता, ना ही तो उसका ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त देता है, और ना ही उसकी एजुकेशन। जहान ने सिर्फ अपने मन में कहा, गा कोई बात नहीं अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो, लेकिन आपने इस शूट की शुरुआत में कहा था कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, जगह बनानी होगी,
तो शायद यही वो मौका है मेरे टेस्ट का। लेकिन आप बस मुझ पर बिलीव कीजिएगा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस बीच में आप हमेशा मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेंगे। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये कहते हुए जान ने एक आखिरी बार ईबो के उस मैसेज को पढ़ा। उसके बाद अपनी और ईबो की फोटोग्राफ को देखा जो वहीं वॉलपेपर पर सेट थी। उसके बाद उसने एक लंबी सांस ली और अब वो शूटिंग के लिए जा चुका था जहाँ सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। डायरेक्टर ने कहा ओके, तो हम लोग बेड से शुरू करेंगे, उसके बाद शावर में और उसके बाद बैल्कनी में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेड से शुरू करते हैं। पहले मैं सीन रिवाइंड कराता हूँ। कार्लॉन बेड पर होगी, उसकी पूरी आंखें ब्लाइंड फोल्ड से कवर होंगी, तुम उसके टॉप पर होंगे और तुम्हारे हाथ में भी एक ब्लाइंड फोल्ड होगा। तुम्हारे बेड के साइड में कुछ पर्ल बिखरे होंगे और साथ ही हमारे अंडर ब्रीथ की परफ्यूम बॉटल होगी। तुम दोनों के बीच में पैशन दिखाई देना चाहिए, केमिस्ट्री दिखाई रखनी चाहिए। ओके, लाइटनिंग का बहुत ध्यान रखना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब लगभग 5 मिनट के बाद कार्लॉन उस बड़े से बेड के ऊपर थी। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी आंखों के ऊपर वो ब्लाइंड फोल्ड बांधा जा रहा था। उसके बालों को सेट करा जा रहा था और जान वहीं साइड में खड़ा हुआ था, वो सब कुछ देख रहा था। तभी उसके पास एक असिस्टेंट ने आकर कहा सर ये आपका ब्लाइंड फोल्ड है। ये कहते हुए जान के हाथ में ब्लाइंड फोल्ड रख दिया गया। डायरेक्टर ने कहा ओके जान तुम तैयार हो। जैसे ही डायरेक्टर ने कहा जान ने सिर्फ नोट किया, लेकिन पता नहीं क्यों उसका पूरा शरीर से कांप गया था उस ब्लाइंड फोल्ड को देखकर, कार्लन को इस तरीके से बेड पर देखकर। उसके बाद उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। सब लोग बहुत इंटेंस निगाहों से उस शूट को देख रहे थे और जान धीरे धीरे कर बेड की तरफ बढ़ रहा था। कुछ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ ट्रिगर कर रहा हो उसको, पता नहीं क्या, लेकिन बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन उसने फिर भी अपने आप को कदमों को आगे बढ़ाया। वो कार्लॉन के पास पहुंचा। उसने अपना एक नी वहीं बेड पर रखा, अपने दोनों हाथों को कार्लॉन के दोनों साइड में रखा और हल्का सा लीन हुआ। जैसे ही उसने ये किया एकदम से ऐसे कुछ हिट हुआ हो उसके माइंड में बहुत तेजी के साथ। जान एकदम से ऐसे शिवर कर गया। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और ऊपर से इतनी तेज रोशनी जो जान के एकदम से चेहरे पर पड़ेगी, उसने भी लगभग जान के सारे 6 सेंस को लगभग चौंका दिया था। उसने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कुछ आवाज़ें जैसे कान में गूंज रही हो, एकदम से ऐसे कुछ चीज़ थी जो चुप रही हो बहुत तेज़ी के साथ। और जान की ऐसी हालत को देखकर डायरेक्टर ने कहा हे तुम ठीक तो हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये कहते हुए डायरेक्टर की आवाज़ भी जान को बहुत तेज़ी के साथ उसके कान में सुनाई दे रही थी, जैसे गूंज रही हो। यूजिन ने कहा जान जान, ये कहते हुए वो भी पुकारने लगा। पर जान तो जैसे अपने आप में ही स्ट्रगल कर रहा था, कुछ ऐसा जो उसके दिमाग में उसके साथ खेल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ हो चुका है, ये सीन कहीं से मिलता जुलता है। और जिस तरीके से कार्लॉन है ये ब्लाइंड फोल्ड, पता नहीं जान की सांसें भारी हो गई थी। और जान को इस तरीके से देखकर फाइनली यूजिन ने कहा फैंशिंग कहाँ से बुला कर लाओ। जैसे ये बात कही गई फैंशिंग तुरंत वहाँ पर दौड़ कर आती। उसने कहा क्या हुआ। यूजिन ने कहा देखो तुम्हारे जान को क्या हुआ, ये अजीब हरकतें कर रहा है, ये किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा, देखना। ये तो वे फैंशिंग जान के पास पहुंच गई। इतने बीच में कार्लॉन ने भी अपना ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया था। वो भी जान को देख रही थी और जान वहीं साइड में बैठ गया। उसने भी अपनी आंखों को बंद कर रखा था और मुट्ठियां बहुत तेजी के साथ बांध रखी थी, सांस उसकी भारी थी। फैंशिंग ने कहा जान क्या हुआ तुम्हें, हाँ क्या कुछ हो रहा है, तबीयत खराब लग रही है। ये तो फैंशिंग वहीं ज़मीन पर बैठ गई। जान के हाथों को सहलाने लगी जो ऑलरेडी बहुत ठंडे थे। इतनी बीच में वहीं पर एक असिस्टेंट पानी लेकर आ चुका था। फैंशिंग ने कहा जान कम ऑन अपनी आंखें खोलो, पानी पियो। ये कहते हुए उसने जान के हाथ में पानी का ग्लास रख दिया था। जान ने एक झटके में वो पूरा पानी का ग्लास खत्म किया। उसे ऐसा लग रहा था उसका गला पूरी तरीके से सूख गया है। फाइनली जान थोड़ा सा काम डाउन होता है। फैंशिंग ने कहा हे आर यू ओके, अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। जान ने कहा हाँ अब ठीक है, मच बेटर। बस थोड़ा अजीब लग रहा है फैंशिंग, थोड़ा अजीब, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। फैंशिंग ने कहा हे काम डाउन हो जाओ प्लीज़, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, सब कुछ ठीक है। ओके सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जान ने कहा इसके बाद फैंशिंग ने जान का हाथ स्क्वीज़ किया जो ऑलरेडी ठंडा था। फैंशिंग को टेंशन हो रही थी, लेकिन जान ने उस पूरे सेट की तरफ देखा जहाँ लोग उसकी तरफ देख रहे थे। हेल्पलेस निगाहों से डायरेक्टर की तरफ देखा जो परेशान था, वहीं कार्लॉन की तरफ देखा जो ऑलरेडी टेंस निगाहों से जान की तरफ देख रही थी। जान ने अपनी आंखों को बंद किया, अपने मन में वही चीज़ों को दोहराया जान तुम्हें करना होगा जान। इसीलिए उसने अपने आप को खड़ा किया और फाइनली उसने डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहा आई एम सॉरी सर, बट मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, हम शुरू कर सकते हैं। डायरेक्टर ने कहा आर यू श्योर। जान ने कहा इसके बाद शूट शुरू होता है। जान को अभी भी अजीब तो लग रहा था। कार्लॉन के चेहरे की जगह उसे पता नहीं क्यों ईबो का चेहरा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ डेजा वू में चल रहा है, ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन नहीं समझ पा रहा था जान कब कैसे क्यों। उसे तो ऐसा कोई भी विजन याद नहीं है
कि जहान और ईबो ने इस तरीके का कोई मोमेंट शेयर किया हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई ड्रीम हो, जहान का वो वेट ड्रीम जो आजकल जहान देख रहा है रात में। जहान ने अपने सारे माइंड को क्लियर किया बहुत मुश्किल से और शूट पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया। काफ़ी सारे शॉट लिए गए, लेकिन फिर भी डायरेक्टर को वो वाली बात नहीं आ रही थी। डायरेक्टर ने कहा, प्लीज़ जहान थोड़ा सा पैशन दिखाओ, तुम बहुत हेल्पलेस लग रहे हो, नर्वस लग रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तुम्हारे फेस पर एक मैच्योर वाइब आनी चाहिए, इंटेंस लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि तुम इसे कुछ मन से कर रहे हो, फोर्सफुली नहीं। अगर कार्डन के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो किसी ऐसे शख्स को इमेजिन करो जो तुम्हारा लव है, जिसे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम बेड में देखना चाहते हो। कम ऑन यंग बॉय, तुम जैसे लोगों के लिए कोई तो फैंटेसी होगी ना, अपनी वाइल्ड फैंटेसी का इस्तेमाल करो। बस कार्डन को उस शख्स से रिप्लेस कर दो और सब कुछ बस यूं हो जाएगा। जैसे ही डायरेक्टर ने इतनी मोटिवेटिंग स्पीच दी, जहान ने बस चौंकती हुई आंखों से डायरेक्टर की तरफ देखा, जैसे कि यकीन करना चाह रहा हो डायरेक्टर ने जो कहा वो सच है ना। डायरेक्टर ने कहा, अब ऐसे भी क्या देख रहे हो, कम ऑन माय यंग बॉय, इमेजिन करो, अपनी वाइल्ड फैंटेसी का इस्तेमाल करो और अपने लवर को इस बेड पर इमेजिन करो और इमेजिन करो कि तुम उसका क्या करना चाहते हो इस बेड पर, इस डिम लाइट में और उससे भी ज़्यादा इस खूबसूरत परफ्यूम में जिसमें तुम खो गए हो। फिर क्या था, डायरेक्टर की बातों पर जहान ने तुरंत अपनी आंखों को बंद किया, अपने फेस को घुमाया और अब कार्डन की जगह वो सच में ईब को इमेजिन करना शुरू कर चुका था। उसकी वाइल्ड फैंटेसी कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड होती चली जा रही थी। वो अपने उसी वेट ड्रीम को याद करने लगा जो जहान ने कुछ दिनों पहले देखा था और लगभग वो पूरा वेट ड्रीम जहान के माइंड में जैसे कि एक क्लिप की तरह प्ले हो गया था। ईबो की वो मौन करती हुई आवाज़, जहान के नाम से पुकारना, उसके खरोचों के एहसास को जहान की बॉडी के ऊपर फील करना, जहान को ईबो को बाइट करना, उसे सक करना, उसे लिक करना, किस करना, जैसे जहान उसमें खो गया था, डूब गया था और पता ही नहीं चला कब उसके फेस पर वही एक्सप्रेशन आ गए और जहान के पता लगे बगैर ही डायरेक्टर ने शूट करना शुरू कर दिया था। न जाने कितने सारे फोटोज ऑलरेडी क्लिक करे जा चुके थे। डायरेक्टर को लगभग परफेक्ट शॉट मिल गया था और जहान की आंखों में वो इमोशंस नजर आ रहे थे। शायद जहान पक्का अपनी फैंटेसी में खो गया था और एक लंबे वक्त के बाद फाइनली शूट खत्म होता है। डायरेक्टर ने कहा, कमाल कर दिया लड़के, तुमने सच में कमाल कर दिया, एक्सप्रेशन बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा, तुम बहुत आगे जाओगे, सच में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टर प्रेस करने लगा और जहान अभी भी वहाँ पर लाइफलेस सा खड़ा हुआ था, क्योंकि जो कुछ भी उसकी बॉडी के साथ इस वक्त हो रहा था वो खुद भी इमेजिन नहीं कर पा रहा था। कार्डन ने कहा, हे तुम ठीक तो हो? ये कहते हुए कार्डन उसके बगल में आकर खड़ी हो चुकी थी, पर इससे पहले कि कार्डन जहान को छू पाती, जहान ने तुरंत अपने आप को पीछे करते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ समय चाहिए, मैं भी आता हूँ। ये कहते हुए जहान सबको छोड़कर वहाँ से जा चुका था, खुली हवा में सांस लेने के लिए। फेंशिंग भी जाना चाहती थी जहान के पीछे, लेकिन जहान ने सिर्फ इशारा कर उससे मना कर दिया। बाहर आकर जहान ने सिर्फ अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा, ये क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है, ये ऐसी चीज़ें, ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब कुछ सिर्फ सपना नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन ऐसे कैसे, मैं कहा के लिए ऐसी इमेजिनेशन कैसे रख सकता हूँ, ये इम्प्रॉपर है, ये सच में इम्प्रॉपर है। नहीं जहान, ये नहीं, खाको अगर पता चल गया तो कितनी एम्बेरसमेंट होगी, कितनी ज़्यादा। ठीक है, तो जहान कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया था, हेल्पलेस सा। उसकी पूरी बॉडी सच में लाइफलेस थी और उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। वो आवाज़ें लगातार उसके कान में जैसे गूंज रही थी, वो टच उसे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था अपनी पूरी बॉडी पर। जहान ने अपने पूरे हाथों के ऊपर अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही है, ये हॉट भी हो रही है, कोल्ड भी हो रही है, आप कहाँ हैं, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, तो जहान ने अपना फ़ोन बाहर निकाला और ईबो का एक फ़ोटोग्राफ खोल कर वो उससे बात करने लगा, क्योंकि ईबो का फ़ोन अभी भी नहीं लग रहा था और ऑब्वियस सी बात है वो ज़रूर प्लेन में होगा, इसीलिए फ़ोन अनरीचेबल है। जहान ने एक लंबी सांस लिया और फिर कहा, जहान ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ड्रीम है, सिर्फ एक ड्रीम, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कम ऑन, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। फिर क्या था, अगले ही 2 घंटे के अंदर एक और शूट होना शुरू हो जाता है और इस बार लोकेशन थी बाथरूम। शावर ऑन हो चुका था और कार्डन और जहान वहाँ उस शावर के नीचे खड़े हुए थे। वाटर ड्रॉपलेट्स उन दोनों के फेस के ऊपर से ट्रैवल करते हुए उनकी पूरी बॉडी पर आ रही थी। वो रेड और ब्लैक ड्रेस कम्प्लीटली दोनों की बॉडी के ऊपर लगभग ग्लू की तरह स्टिक हो गई थी। दोनों के आउटर अपीयरेंस बहुत अपीलिंग लग रही थी। अगर कोई दूर से देखेगा तो सच में ये बहुत इरोटिक वाइब के अंदर लगभग खो जाएगा। उसका दिमाग एक पल के लिए तो हिल सकता है, लेकिन कुछ भी हो दोनों बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। डायरेक्टर ने कहा, कार्डन तुम्हें वॉल की तरफ रहना है, जहान तुम्हारे ऊपर होगा और तुम दोनों के ऊपर शावर आएगा। बस अपनी जो फेस को थोड़ा सा दूर रखना एक दूसरे से और आंखों में केमिस्ट्री नजर आनी चाहिए, ओके? कार्डन ने कहा, जहान ने कहा, डायरेक्टर ने कहा, ओके ठीक है, मैं साइड पोज लूंगा तो दोनों को कैमरे की तरफ देखना है। कार्डन तुम जहान की शर्ट को बहुत टाइटली ग्रैब करना और जहान तुम्हें कार्डन के बालों पर हाथ रखना है, ओके? डायरेक्टर ने अपना इशारा दे दिया था और वो अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया दोनों का परफेक्ट शॉट लेने के लिए। जहान ने कार्डन की तरफ देखा, दोनों के ऊपर पानी की बहुत तेज़ी के साथ बारिश हो रही थी और दोनों बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहे थे। डायरेक्टर ने कहा, दोनों अपनी वाइल्ड फैंटेसी का इस्तेमाल करना, ओके? सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ। डायरेक्टर ने अपना इंस्ट्रक्शन दे दिया और वो फोटोशूट शुरू हो जाता है।
लगभग 2 घंटे तक वो फ़ोटोशूट चलता है। फ़ोटोशूट के बीच में ना जाने बहुत सारी बातें हुई, आवाज़ें हुई, कितने सारे शॉट क्लिक किए गए। रिंग लाइट को लगभग उन दोनों के चेहरे के ऊपर रखा गया, पानी को स्पीड को तेज़ किया गया, कम किया गया। लेकिन एक शख्स था जो कम्प्लीटली ठंडा हो चुका था, इतना ज़्यादा ठंडा कि जैसे उसके शरीर में से आत्मा को निकाल दिया गया हो। शूट खत्म होते होते लगभग रात के 12 बज चुके थे और जैसे ही शूट खत्म होता है डायरेक्टर ने कट कहा, और जैसे ही कट कहा, इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, जान वहाँ से भाग गया था कम्प्लीटली, सबको पीछे छोड़कर स्टंट। कोई कुछ नहीं समझ पाया कि आखिर हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन बस जान वहाँ से भाग गया था। ऐसे ही कार्लोन ने कहा, इसे क्या हुआ है? यूजन ने कहा, पकड़ो उसे, उससे क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? फैंशिंग ने कहा, तुम रुको, मैं दिख कर आती हूँ। एक तो फैंशिंग भी भागने लगी, उसने चिल्लाकर कहा, जान। पर जान का तो जैसे किसी पर कोई चीज़ का असर ही नहीं हो रहा था, वो बस भाग रहा था, रो रहा था और कांप रहा था। वो बहुत दूर तक ऐसे ही भागता रहता है, तब तक जब तक कि उसे कोई पकड़ ना पाए, तब तक जब तक कि वो एक ऐसी जगह जाए जहाँ कोई भी ना हो, तब तक जब तक कि ये उजाला खत्म ना हो जाए, वो अंधेरे में खुद को समा ना ले। जैसे ही वो एक ऐसी जगह आता है जहाँ हर तरफ अंधेरा था, वो अपने आप को वहीं जमीन पर छोड़ देता है और उसने लगभग चीखते हुए कहा, नहीं, नो। ये कहते हुए उसने जोर से अपना हाथ जमीन पर मारा। वो इस वक्त कांप रहा था, या यूं कहो उसके शरीर में जान थी नहीं। उसने अपने बालों को खींचते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, नो प्लीज, नो। ये कहते हुए भाई जमीन पर लगभग बिखर गया पूरी तरीके से। उसने खुद के ही हाथों को जमीन पर मारते हुए कहा, मैं कहा के सारे सब नहीं कर सकता, नो प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आई एम सॉरी। सो हे एवरीवन, क्या लगता है आपको, क्या वही हुआ है जो हम सोच रहे हैं? जान को सब कुछ याद आ गया, जो आज ये सब कुछ सेट पर हुआ है, एक डेजा वू की तरह जान को सब कुछ रिकॉल हो गया, जो कुछ भी जान और हिब के बीच में हुआ था, इसी वजह से जान की ये हालत है। आपको क्या लगता है, यही हुआ है ना? और अगर यही हुआ है तो आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? किसी के पास कोई गैस है? जान की इस मेंटल स्टेट का असर क्या होगा आगे? और अब तो ईबो भी नहीं है, वो इटली गया हुआ है। और उससे भी बड़ी बात, ईबो को तो पता है ना जान के साथ क्या हो रहा है, तो वो अचानक से इस बीच में इटली कैसे जा सकता है, वो भी जान से बिना कुछ कहे हुए? क्या वो जान से गुस्सा है? और अगर गुस्सा है तो सारा गुस्सा एक तरफ रखा रह जाएगा जब जान की ऐसी हालत के बारे में उसे पता चलेगा। कैसे एक दूसरे को दोनों कन्फ्रंट करेंगे और जान आगे क्या करेगा? व्हाट यू थिंक? अगर कोई सजेशन हो या फिर कोई थ्योरी हो तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। और हाँ, मैंने एडिक्शन विद मी पर एक न्यू फैन फिक्शन को शुरू किया है जिसका नाम है फ्रॉस्टेड फ्लेक्स, तो प्लीज़ जाकर उसे चेक कीजिएगा, देखिएगा। आई एम डैम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। वो एक वांगशान मॉडर्न ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है, ओके? एंड आई अश्योर यू स्टोरी लाइन सच में 100% यूनिक, माइंड ब्लोइंग, अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल, फुल ऑफ इमोशन से भरी हुई होगी। तो प्लीज़ जाकर उसे ज़रूर चेक कीजिएगा और अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए बाय।